स्टॉक मार्केट में नंबर सिर्फ नंबर्स नहीं होते, ये होते हैं पूरी स्टोरी। आज इसको समझने की कोशिश करते हैं, डी कोड करने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त ये नंबर्स क्या स्टोरी बता रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पीएसएक्स इनसाइट्स बाय एसएफईएल। पहले हारिस भाई के पास चलते हैं, फंडामेंटल साइड पे उनसे समझते हैं कि इस वक्त क्या डेवलपमेंट्स चल रही हैं। उसके बाद 100 इंडेक्स को एनालाइज करेंगे। जी हारिस भाई। जी यूरिक भाई, इस वीक काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले बात करें तो जो इक्विटी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, उसमें जो म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है उसमें 4% डिक्रीज देखने को मिला है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। डिस्पाइट द फैक्ट कि ओवरऑल इक्विटी जो है उसमें डिक्लाइन है। मिजान बैंक जो है उसमें म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग्स 9.8% से इंक्रीज कर गई है। ये एक बड़ी नोटेबल बात है। और इसके हवाले से जो नेक्स्ट डेवलपमेंट है, पाकिस्तान ऑयल आउटपुट सिलेक्ट 3%, गैस प्रोडक्शन क्लाइम्स 4% वीक ऑन वीक बेसिस पे। इसमें भी क्योंकि मिक्स ट्रेंड है, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो माड़ी एनर्जीज है उसकी जो है ऑयल आउटपुट में भी इंक्रीज देखने को मिला। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट डेवलपमेंट है, M2 ब्रॉड मनी का जो डाटा आया है उसमें डिक्लाइन है। जो बैंक्स के पास डिपॉजिट्स हैं उसमें एक स्लाइटली डिक्लाइन है, स्लाइटली नेगेटिव जो है साइन फॉर द बैंकिंग सेक्टर। स्टेट बैंक के रिजर्व्स हमेशा की तरह एक स्लाइट इंक्रीज देखने को मिला, बहुत ज्यादा रेजिलियंट हैं स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं। इसके हवाले से इसके इसके बाद वीकली एसपीआई इंक्रीज बाय 0.15%। ये भी काफी हद तक एंटिसिपेटेड था। इसमें हमने जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फूड प्राइसेस, एलपीजी, डीजल और ये पेट्रोल प्राइसेस में हमने काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज देखा, मेनली ड्यू टू द इंटरनेशनल इंक्रीज इन द ऑयल प्राइसेस एज एज एंटिसिपेटेड। और पीपीएल येट अगेन उसकी एक गैस डिस्कवरी हुई है सरानी ब्लॉक में, जिसमें इसका 75% वर्किंग इंटरेस्ट है। एंड दैट इज अगेन इज अ वेरी पॉजिटिव साइन, स्पेशली इस टाइम पे। और इसके बाद जो है सर्कुलर डेट इंक्रीज बाय 364 बिलियन ड्यूरिंग फिस्कल ईयर 2025-26। इसमें ये एक हम मैं इसको एक नेगेटिव साइन कहूंगा। ऑब्वियसली ये 709% इंक्रीज है, और ये एक सिग्नल कर रहा है जो डिलेड एडजस्टमेंट है क्रॉस एनर्जी सप्लाई चेन, एंड दैट्स अ नेगेटिव साइन। और रिफाइनरी अपग्रेडेशन हैज फाइनली मूव टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन। ये बहुत एक हमने रिफाइनरी के सेक्टर की जितनी भी कंपनीज हैं उनकी मूवमेंट में भी ये चीज रिफ्लेक्ट हुई है। इसमें हम जो एज पर सोर्सेज, एज पर एस्टिमेट्स, जो रिफाइनरी का जो लोकल रिफाइनिंग कैपेसिटी है दैट वुड इंक्रीज फ्रॉम 450,000 बैरल्स पर डे टू 700,000 बैरल्स पर डे बाय द ईयर 2035। और अगर एक कंपनी की बात करूं तो उसमें पीआरएल जो है उसकी जो क्रूड रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो 50,000 से 100,000 बैरल्स पर डे पे चली जाएगी। और इसके बाद एलएसएम आउटपुट 108.8 पे रिपोर्ट हुआ है, दैट हैज डिक्रीज फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ, मेनली ड्यू टू द हायर इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस। हमने 13 मंथ्स की एक बड़ी अच्छी इसकी रैली देखी, उसके बाद ये दूसरा महीने ये इसमें डिक्रीज आया है। इसके बाद पाकिस्तान रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में भी इंक्रीज है, दैट इज अगेन इट्स अ नेगेटिव साइन। और इसमें सबसे बड़ी जो है इट शोज कि पीकेआर कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूएशन की तरफ है, और ये एक ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट के लिए एक नेगेटिव खबर है। और इसके अलावा जो करंट अकाउंट डेफिसिट को मैंने पॉजिटिव मार्क किया है, द रीजन बीइंग कि जो हमने लास्ट जुलाई में जो डेफिसिट था दैट हैज बीन रिकॉर्डेड एज 529 मिलियन यूएस डॉलर्स। और इसमें मैं एक चीज कहूं कि हमारी जो सर्विस की एक्सपोर्ट्स थी दैट हैज इंक्रीज बाय 27%, एंड दैट इज फिनोमिनल ग्रोथ। और इसके अलावा जो इस वीक में ऑब्वियसली बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स हैं उसका भी वेट था, लेकिन जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हुई हैं उसकी न्यूज ड्रिवन में मार्केट रही। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका ट्रेड प्लान इंटैक्ट रहे, और उसके लिए ये जानना जरूरी होता है कि हमारे मार्केट का KSE 100 इंडेक्स का, या जो हमारे पास स्टॉक्स हैं उसका जो है हमारे लेवल्स कौन कौन से हैं। तो ये हमें लेके चलता है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है KSE 100 इंडेक्स का जो आउटलुक है। तो जी यूरित भाई, कैसा देखते हैं आने वाले वीक में हमारी KSE 100 के हवाले से बताइएगा। क्या आप जो है उसकी आउटलुक क्या है इस हवाले से?
जी बिल्कुल हारिस भाई, इंडेक्स को हम एनालाइज कर लेते हैं। इंडेक्स पे पहले हम चलते हैं पॉइंट्स टेबल की तरफ के पॉइंट्स टेबल टेबल पे हमारे पास बुल्स और बेयर्स की क्या वेटेज है। पॉइंट्स टेबल तकरीबन बुल्स का वेटेज सिमिलर ही है जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था। ईएमए 2155 की हम सपोर्ट को काफ़ी टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। मार्केट स्टिल उस सपोर्ट को वीकली पे रिस्पेक्ट कर रही है और यहाँ से मार्केट बाउंस कर सकती है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। ये एक ट्रेंड लाइन जो अपेयर हुई हुई है यहाँ पे। इसकी अगर हम सपोर्ट को देखें, ट्रेंड लाइन सपोर्ट को अगर हम यहाँ कंसिडर करें तो ये 1,63,200 पे सपोर्ट इसकी बन रही है। बट अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस पॉलिटिकल साइड पे या इंटरनेशनल साइड पे कोई चेंजेस नहीं हो जाते, कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होते, तो मार्केट आई एम नॉट कंसिडरिंग कि ये सपोर्ट टेस्ट होगी यहाँ पे। थर्ड पॉइंट हमारे पास वॉल्यूम्स की बुलिश डाइवर्जेंस है। वॉल्यूम्स पे मार्केट ने यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बनाई थी, उसके बाद से स्टिल कोई बेरिश डाइवर्जेंस नहीं है। सो हम ये उस वक्त तक इंटैक्ट रहेंगी जब तक यहाँ पे मार्केट कोई बेरिश डाइवर्जेंस ना बना दे। फोर्थ पॉइंट हमारे पास ईएफआई की बुलिश डाइवर्जेंस है। ईएफआई पर भी यहाँ पे एल्डर फोर्स इंडेक्स के ऊपर भी इसने यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बनाई और स्टिल उसके ऊपर कोई बुलिश बेरिश डाइवर्जेंस नहीं है। सो ये बुलिश डाइवर्जेंस इंटैक्ट है, ये बुलिश पॉइंट इंटैक्ट है। जुलाई टू वीकली दिसंबर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम सिंस जुलाई स्टार्ट ये चीज डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि जुलाई टू दिसंबर लास्ट 3 इयर्स में मार्केट ने बुलिश कैरेक्टरिस्टिक्स शो की हैं और स्टिल वी आर कंसिडरिंग कि ये इस साल भी ये कंटिन्यू रहेगी। जुलाई टू दिसंबर मार्केट बुलिश कैरेक्टरिस्टिक्स ही शो करेगी। सिक्स पॉइंट हमारे पास क्लिंगर का वीकली पे सपोर्ट लेना है। क्लिंगर वीकली को भी अगर हम देखें तो इसने यहाँ से जो है सपोर्ट पे बाउंस किया, उसके बाद वापस इस सपोर्ट के पास है, सो यहाँ से दोबारा बाउंस कर जाएगा। चलें बेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। बेयरिश पॉइंट टेबल पे हमारे पास बेयर्स का क्या है स्टेटस है। सो गैप्स हमारे पास इंटैक्ट हैं। जब से गैप्स बने हैं उस वक्त से हम लोग ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि गैप्स हैं एंड स्टिल गैप्स इंटैक्ट हैं, तो ये एक बेयरिश पॉइंट ही है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है रेजिस्टेंस जोन। जी बिल्कुल, ये रेजिस्टेंस जोन जो अपेयर हुआ है यहाँ पे, इसकी जो रेजिस्टेंस पॉइंट है 187 188 के अराउंड है। मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकती है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है, लास्ट वीक भी हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि 7 अगस्त को फ्राइडे को मार्केट ने यहाँ पे एक हैंगिंग मैन की जो है कैरेक्टरिस्टिक कैंडल बनाई थी। वो स्टिल इंटैक्ट है, उसका इम्पैक्ट स्टिल पॉजिटिव है जब तक इसके ऊपर मार्केट जो एक जोन यहाँ बनाया हुआ है 182,000 के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग नहीं आ जाती, ये हैंगिंग मैन का इम्पैक्ट रहेगा। फोर्थ पॉइंट हमारे पास एक और ऐड हुआ है, ये साइडवेज चैनल। साइडवेज चैनल मार्केट ने ये बनाया हुआ है और इस साइडवेज चैनल में ही मार्केट ट्रेड हो रही है काफी टाइम से और इसके ऊपर क्लोजिंग देना मार्केट के लिए जरूरी है ताकि यहां से अपसाइड मूव देखने को मिल सके। ओवरऑल अगर हम इसको डिस्कस करें तो बुल्स का वेटेज स्टिल ज्यादा है कंपेयर टू बेयर्स। सो आई एम अज्यूमिंग, आई एम कंसिडरिंग यहाँ कि यहां से मार्केट बाउंस करेगी और बाउंस करके इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी। चलें, ये तो इंडेक्स का एनालिसिस हो गया और अब चलते हैं हम अपनी टॉप पिक्स की तरफ। टॉप पिक्स में मेरे पास सबसे पहले है, अगर आपकी सेविंग है डॉलर के अंदर या आपके पास कैश पड़ा हुआ है बैंक के अंदर, आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट ना करके एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठे हैं। सोचिए यही पैसे आपने अगर इन्वेस्ट किए होते तो आज डबल हो गए होते। और इन्वेस्ट ना करने की एक रीजन है कि आप आज भी घबरा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करेंगे तो लॉसेज ना हो जाए। सो इसी घबराहट को एड्रेस करने के लिए सरमाया लेकर आ रहा है आपके लिए फाइनेंशियल ट्रेनिंग्स, जो कि आपको हेल्प करेगा कि कैसे आपने कॉन्फिडेंटली स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना है। आज ही सरमाया के कोर्सेज लें एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। टॉप पिक्स में पहले मेरे पास गरीबवाल सीमेंट है। सीमेंट सेक्टर के एनालिसिस में हमने काफ़ी टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट है और गरीबवाल सीमेंट की कल हमने ट्रेड कॉल भी दी थी अपने प्रीमियम ग्रुप में और ये ट्रेड कॉल स्टिल इंटैक्ट है। ट्रेड कॉल्स हमने कई दी थी जिसमें से कई के टीपी भी हिट हो चुके हैं। गरीबवाल की हमारे पास ये ट्रेड कॉल स्टिल इंटैक्ट है। सो अगर आप लोग बाय करना चाह रहे हैं तो आप लोग बाय कर सकते हैं। 50 रुपीज़ पे हमने बाय करवाया था। सेकेंड हमने इसका स्टॉप लॉस दिया था 46 रुपीज़ का। TP1 हमारे पास था 56 रुपीज एंड TP2 हमारे पास था 58.25। चलें इसको चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं कि इसके पीछे क्या रीजंस थे। गरीबवाल के चार्ट पे अगर हम देखें, यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस जोन बनाया हुआ था। इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक किया तो यहाँ पे हमने इसको बाय किया 50 रुपीज पे। 46 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस था इस लो के पास, जो कि अराउंड 7% का जो है लॉस हमने इस पे बुक करना है। और जो अपसाइड हमारे पास है 58.25 का जो हमारा TP2 है, उसमें तकरीबन 16% का
गेन्स बनते हैं ये। इसमें एक चीज जो कंसिडर करने की है कि यहाँ पे अगर हम देखें इसको, तो स्टिल यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है, हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं और इसको TP2 के लिए कैरी कर सकते हैं। वैसे गरीबवाल सीमेंट एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। हारिस भाई, आप किस तरह देख रहे हैं इसको? जी रीत भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गरीबवाल सीमेंट एक फंडामेंटली बेहतर कंपनी है और इसका सरमाया स्कोर भी बहुत बेहतर है। और इसमें अगर इसकी ग्रोथ देखी जाए तो इसके रेवेन्यूज में और अर्निंग्स में बड़ी कंसिस्टेंटली हमने पिछले कई कुछ सालों से बड़ी अच्छी ग्रोथ देखी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके डेट लेवल्स भी बड़े कम हुए हैं। डेट टू इक्विटी रेशो भी बहुत ही बेहतर हुई है, क्योंकि आमतौर पे जो सिक्लिकल कंपनीज हैं उनमें ये रिस्क फैक्टर भी मौजूद होता है। जो इसका सरमाया स्कोर थोड़ा सा अंडरस्टेट कर रहा है वो उसके कैश कन्वर्जन साइकिल है। वहां पे थोड़ी सी इसके इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो या रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग के हवाले से जो उसको पेमेंट रिसीव करनी होती है उसमें थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम्स के हिंट मिल रहा है। अदरवाइज इसमें सबसे ज्यादा एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसकी पिछले कुछ अरसे में कंसिस्टेंट इनसाइडर ट्रांजैक्शंस भी देखने को मिली हैं, which is very positive, which reaffirms its the belief of the insiders, independent directors, executive directors in the company's future outlook. अब इसमें एक और चीज है, इसकी वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है। जैसे आपने बात की है इसके टारगेट्स की, मैं उसको फुली बैक करूंगा। इसमें जो वैल्यूएशन इसकी करंट अर्निंग पर शेयर आ रही है दैट इज 6.74। अगर एनुअल बेसिस पे देखा जाए दैट मींस एटलीस्ट 20 to 30% अपसाइड पोटेंशियल। और ये आपके टारगेट्स को बहुत बेहतर तरीके से बैक कर रही है। और इसमें हमने पिछली कई एपिसोड्स में गवर्नमेंट पॉलिसीज किस तरह सीमेंट सेक्टर को सपोर्ट कर रही हैं उस पर भी बात की है। और कैसे सीमेंट सेक्टर ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में कैसा परफॉर्म किया, डिस्पैचेस के नंबर डिस्पाइट सर्टन चैलेंजेस किस तरह बेहतर से बेहतर होते गए। और इसमें भी जो इसके रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं उसमें भी 10% ग्रोथ हमें देखने को मिली। और ईपीएस में, रेवेन्यू में 10% ग्रोथ और ईपीएस में 15% ग्रोथ भी देखने को मिली है। और ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी 2026 इसमें बात करें 2026 की, उसमें कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बूस्ट करने के वाले से भी मेजर्स लिए हैं और अपनी सोलर कैपेसिटी की इंक्रीज यूटिलाइजेशन की तरफ भी गई। दैट मींस कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की तरफ गई। दैट वुड फर्दर बूस्ट इट्स अर्निंग पर शेयर इन द फ्यूचर। अब रिसेंटली एक कंपनी का एक नोटिफिकेशन लगा कि क्लिंकर की प्रोडक्शन में थोड़ा सा टेम्परेरी बेसिस पे एक हॉल्ट आया है। मेरा ख्याल है वो इतना ज्यादा नहीं होगा, उसका प्राइसिंग हो चुका है अभी तक। तो ऑब्वियसली इट्स अ गुड कंपनी, गुड सेक्टर, गवर्नमेंट सपोर्ट एंड अंडर वैल्यूड कंपनी। और इनशाला होपफुली आपके टारगेट्स को बड़े बेहतर तरीके से इनशाला ये मीट कर जाएगा। जी यूरित भाई, इसके अलावा आपके पास कोई टॉपिक्स हैं इस हफ्ते के लिए? जी बिल्कुल। सेकंड टॉपिक की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ISL के इंटरनेशनल स्टील की हमने ट्रेड कॉल दी थी। ये भी कल हमने ट्रेड कॉल शेयर की थी। 94.50 पे हमने इसको बाय करवाया था। 85 रुपीज का स्टॉप लॉस था। 104.5 हमारा TP2 है। चलें इसको भी चार्ट्स पे डिस्कस करते हैं। ISL ने भी रेजिस्टेंस जोन बनाया हुआ है, जिस तरीके से गरीबवाल सीमेंट का बना हुआ था उसका ब्रेकआउट हुआ तो हमने इसको बाई किया है। ब्रेकआउट पे 94.50 पे हमने बाई किया है। ये स्टिल हमारे बाइंग रेंज में ही चल रहा है, इसको यहाँ पे बाई किया जा सकता है। इस लो के नीचे हमने इसका स्टॉप लॉस रखा है। और जो हमारा TP बनता है 104.50, वो इस जोन में बनता है। वैसे इसको जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाले लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पे इसको बाय करके इसको 122 रुपीज के रेजिस्टेंस जोन तक कैरी कर सकते हैं इस पोजीशन को। हारिस भाई, आपके पॉइंट्स, आपके टेबल में कहाँ स्टैंड करता है ISL? जी हरीश भाई, आईएसएल फंडामेंटली इसका जो सरमाया स्कोर आ रहा है वो कोई इतना खास नहीं है। इसकी मेन रीजन ये है कि इसके रेवेन्यूज और अर्निंग्स में हमने पिछले कई अरसे में एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा है। इसकी मेन रीजन ये है कि वॉल्यूमेट्रिक जो सेल्स हैं वो कम हुई हैं। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसमें भी एक स्लो डाउन आया है। इंटेंस प्राइसिंग प्रेशर रहा है इस पे। अच्छी चीज ये है कि इसके डेट लेवल्स कम हो रहे हैं, ये एक पॉजिटिव साइन है। और कैश फ्लो प्रॉब्लम्स का इंडिकेशन भी हमें मिल सकता है कहीं ना कहीं। जो इसकी कैश जो है वो टाइड अप रह जाता है अनसोल्ड इन्वेंट्री के हवाले से, वो भी एक इंडिकेशन जरूर मौजूद है। लेकिन एक पॉजिटिव बात यह है कि जो इसका रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट था, विच मीन द क्वार्टर एंडिंग इन मार्च,
उसमें हमने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा रेवेन्यू के वाले से। 80% इंक्रीज आया है रेवेन्यू में, और मार्जिन्स भी बहुत सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुए हैं, जिसका ये मतलब हुआ कि ईपीएस जो है वो 1.82 रुपीज रिपोर्ट हुई है, कंपेयर टू 0.96 सेम पीरियड लास्ट ईयर। और मैनेजमेंट ने ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे फोकस किया है, एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो उन्होंने मेंशन किया है, बाय रिडक्शन इन एनर्जी कॉस्ट, वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। इसके अलावा ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर पावर एंड टाइटर कंट्रोल ओवर द प्रोसेस वेस्टेड एंड इन्वेंट्रीज, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इनकी अनसोल्ड इन्वेंट्रीज की वजह से कैश फ्लो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो ये उन्होंने एड्रेस करने का भी इसमें मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट चीज है कि जो इसकी एक्सपोर्ट्स की सेल है उसमें 150% हमने क्वार्टर में देखा कि इंक्रीज आया ईयर ऑन ईयर। डिस्पाइट दीज फैक्टर्स, अभी जो इसकी करंट वैल्यूएशन है कोई खास अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ मैट्रिक्स आए हैं, फाइनेंशियल मैट्रिक्स आए हैं, वो इसकी तरफ इशारा नहीं कर रहे। लेकिन अब जो भी इसका एज वी स्पीक, जब ये हमारा शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये 3 बजे इसकी बोर्ड मीटिंग अभी चल रही है, तो कल सुबह इंशाल्लाह इसका जो रिजल्ट्स हम देखेंगे। इंशाल्लाह होपफुली ये एक जो है पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई आई है, और अभी तो इसमें रिजल्ट्स भी इंशाल्लाह इसके अच्छे ही एक्सपेक्टेड हैं। और अगर तो आ जाते हैं तो ऑब्वियसली इट वुड मीट योर टारगेट होपफुली। और रिसेंट बजट में भी हमने देखा कि जो पीएसटीपी बजट है उसमें हायर एलोकेशन हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम्स और रोड सब की, ये इसमें हवाले से स्टील का बहुत रोल होगा। और इसके अलावा जो इम्पोर्ट ड्यूटीज में कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, जो रॉ मटेरियल की इम्पोर्ट्स हैं, और स्ट्रक्चरल सेल्स टैक्स मैकेनिज्म जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के हवाले से लिंक्ड है, उसमें भी एक मेजर्स लिए गए हैं। ये भी स्टील सेक्टर के लिए बेनिफिशियल होगा। तो लेट्स होप कुछ चीजें अवेटेड हैं, अगर ये चीजें फेवर कर जाती हैं इस सेक्टर को, इस कंपनी को इन पर्टिकुलर, तो होपफुली इंशाल्लाह ये डेफिनेटली परफॉर्म करेगी। जी बहुत शुक्रिया हारिस भाई। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे और मेंशन कर दूं कि जैसे अभी जिक्र किया हारिस भाई ने कि जो इसकी बोर्ड मीटिंग चल रही है, सो उसका जो भी रिजल्ट होगा, जो भी नोटिस होगा, वो सैयद फराज इक्विटीज़ का जो व्हाट्सएप चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, वो वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। जी रीत भाई, अब हम अपने चलते हैं फेवरेट सेगमेंट की तरफ, मार्केट रूमर्स की तरफ। और बताइएगा इस वीक में क्या रूमर्स है मार्केट में। जी, रूमर्स में जो सबसे पहले मेरे पास कंपनी है वो HBL ग्रोथ फंड है। इसके एज सच कोई सिग्निफिकेंट रूमर नहीं है, बट ये इंडेक्स के साथ अलाइन होकर चलता है। एक्विटी फंड है, क्योंकि एक्विटी अगर ग्रो करेगी, स्टॉक मार्केट हमारी ग्रो करेगी, तो ये फंड के डेफिनेटली रिजल्ट्स पे इम्पैक्ट आएगा। सो उससे अलाइन करते हुए हमने कल एक ये ट्रेड कॉल शेयर की थी HGFA की, जिसको हमने 15.79 पे बाय करवाया था। 14.10 हमारा स्टॉप लॉस था, और 18.80 हमारा TP2 है। चलें इसको चार्ट्स पे डिस्कस करते हैं फर्दर। अच्छा, HGFA को अगर मैं चार्ट्स पे देखूं, यहाँ पे इसने बुलिश डाइवर्जेंस बनाई है, उसके बाद ये बढ़ना शुरू हुआ। ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन इसने बनाया हुआ था। ये पहले ये जोन सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा था, उसके बाद ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था। और उन लोगों के लिए जो ICT SMC देखते हैं, ये डिमांड एंड सप्लाई जोन आप इसको नाम दे सकते हो, या बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी भी नाम दे सकते हो। ये एक जोन इसने बनाया हुआ था जब इसने इसको यहाँ से ब्रेक किया। सो यहाँ पे हमने बाय कॉल दी थी। 15.79 का हमारा बाय ऑर्डर है। 14.10 स्टॉप लॉस है। 10.87% का नीचे हमारे पास स्टॉप लॉस बुक करेंगे। और जो इसका TP2 हमने कंसिडर किया है 18.80, विच इज 18.85%, विच इज अ सिग्निफिकेंट नंबर इन स्टॉक मार्केट। 18% के आपको एक शेयर से गेन्स मिल रहे हैं। ओवरऑल हारिस भाई, आप इसको किस तरीके से रेट कर रहे हैं GFA को? जी रीत भाई, बेसिकली इक्विटी फोकस ग्रोथ फंड है, जो कि एचबीएल एसेट मैनेजमेंट के जो मैनेज करती है। इसके हवाले से इसके जो सरमाया स्कोर है बेहतरीन है, इसके ग्रोथ मैट्रिक्स बेहतरीन है, रेवेन्यूज में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली। सारी इसके जो ग्रोथ मैट्रिक्स हैं काफी कन्विंसिंग है। रेवेन्यूज जो हैं लास्ट कुछ अरसे से हमने देखा कि डिविडेंड पे आउट जो हैं इसको इक्विटी और फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो से उसकी वजह से इसको काफी ज्यादा बेनिफिट मिला, और उसको कैपिटल गेन्स की हवाले से भी ज्यादा बेनिफिट मिला। अभी हमने एक सिक्लिकल रैली देखी PSX में जो रिसेंटली, उसमें उसकी वजह से फंड्स की जो
नेट एसेट वैल्यू है फंड की, उसमें काफी ज्यादा बूस्ट आया है, जो कि सब्सटेंशियल एक रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड कैपिटल गेन्स की मद में भी ट्रांसफर हुआ है। और ये एक जो अभी जो रिसेंटली ब्लू चिप कंपनीज में ने भी एक रिकॉर्ड हाई डिविडेंड्स पे किए हैं, उसकी वजह से भी फंड को बेनिफिट मिला है। तो ऑब्वियसली जैसे आपने मेंशन किया है कि जो इसकी फ्यूचर आउटलुक है वो पीएसएक्स की परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो लेट्स होप, आपके बुलिश इंडिकेटर्स भी ज्यादा है, लेट्स होप इंशाल्लाह ये अगर हमारा ओवरऑल मार्केट परफॉर्म करती है तो ये फंड भी परफॉर्म करेगा। तो इंशाल्लाह लेट्स होप आपके टारगेट्स को इंशाल्लाह मीट तो हो जाएगी। जी रोहित भाई, इसके अलावा आपके पास कोई मार्केट में फर्दर कोई रूमर्स है? जी बिल्कुल, रूमर साइट पे जो हमारे पास दूसरी कंपनी है वो सिमेट्री है। सिमेट्री के बारे में जो सुनने में आ रहा है कि ये जो नेटवर्किंग का इनका काम है वो इनके पास कुछ बैंक्स के इनके पास ऑर्डर्स आए हैं, जो इनके डेफिनेटली रेवेन्यूज पे इम्पैक्ट करेंगे। चार्ट्स पे अच्छा था, जिसकी बेसिस पे हमने इसकी ट्रेड कॉल दी। 12.95 पे हमने बाय करवाया था। 11.60 स्टॉप लॉस था और 14.60 इसका TP2 था। ये दिखाने का, ये बताने का मकसद ये होता है कि वो लोग जो ये ट्रेड कॉल हासिल करना चाह रहे हैं वो नीचे मेंशन नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट करें, अपना अकाउंट ओपन करवाएं और ये ट्रेड कॉल्स आप लोग भी टाइमली बेसिस पे रिसीव कर सकते हैं। चलें सिमेट्री को चार्ट्स पे डिस्कस करते हैं कि चार्ट्स पे इसकी क्या सिचुएशन है। सिमेट्री को अगर हम चार्ट पे ऑब्जर्व करें, इसने एक अच्छा जो थ्योरी है, डाउ थ्योरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज, उसको एज इट इज बुकिश थ्योरी को फॉलो करते हुए हायर हाइज एंड हायर लोज को प्रिंट करता हुआ जा रहा है। हायर हाई प्रिंट किया, यहाँ ये हायर लो बनाने आया है। 12.95 पे हमने बाई किया था, अभी उससे नीचे है। सो स्टिल हमारे पास ये बाइंग जोन में है, आप लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं। इस लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 11.60, और TP2 जो हमारा है वो 14.60 का है। इसमें एक चीज जो देखने की है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है जिसको हमने TP2 पे रखा है। सो ये आई एम कंसिडरिंग कि ये बहुत इजीली इस टारगेट तक चला जाएगा यहाँ से, और इसमें भी आपको अच्छे गेन्स मिल सकते हैं। हरीश भाई, सिमेट्री वैसे ओवरऑल एक अच्छी कंपनी है, बट आप इसको कहाँ रेट करते हैं? जी हरीश भाई, इसके अगर फंडामेंटल्स देखे जाए तो एवरेज आप कंसिडर कर लें। कंपनी ने ग्रोथ तो दिखाई है कुछ अरसे से, लेकिन जो इसके रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं उसमें 12% डिक्रीज है रेवेन्यू का, जिसकी वजह से ईपीएस भी 0.04 पे रिपोर्ट हुआ है एज कम्पेयर टू 0.15 सेम पीरियड लास्ट ईयर। अभी जो इसका ईपीएस है एनुअल बेसिस पे 0.63 रुपीज, कोई खास अंडर वैल्यूएशन का इशारा तो नहीं कर रहा। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको ये स्क्रीन शेयर की है, इसमें बहुत ज्यादा इनसाइडर ट्रांजैक्शंस हमें देखने को मिली हैं रिसेंटली, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और कंपनी ने अभी कुछ मटेरियल इंफॉर्मेशन भी जो रिसेंट टाइम्स में अब यहाँ से अनाउंसमेंट से भी देख सकते हैं कि हमने देखी है। इसमें अगर मैं समराइज करूं तो इसकी एक जो सब्सिडरी है ओरियन एआई लिमिटेड के नाम से, इसने एप्लीकेशन सबमिट करवाई है पीएसएक्स में लिस्टिंग के हवाले से, जो कि ऑब्वियसली ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ की तरफ इशारा है। और सिमेट्री ग्रुप ने एक सक्सेसफुल जो है एक्विजिशन जो है वो कंप्लीट की है लोगो डिजाइन गुरु के नाम से। एक यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है उसमें। और जो एज अ रेफरेंस पॉइंट आपको बता दूं कि वो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 5,50,50,000 डॉलर्स है ड्यूरिंग 2025, एंड दैट वुड ऑब्वियसली मीन कि कंपनी के अर्निंग्स में इजाफा होगा। और कंपनी की एक सब्सिडरी है आयरिस डिजिटल लिमिटेड के नाम से, जिसने फॉर्मली एग्जीक्यूट किया है थर्ड सर्विस एग्रीमेंट विद जैस कैश फॉर 3 इयर्स। अगेन अ पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स। और ये इसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं हैज कंट्रीब्यूटेड लाइक 40 to 50% ऑफ इट्स रेवेन्यू। और हमने भी रिसेंटली बात की एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज किस तरह ओवरऑल बूस्ट मिल रहा है और हमारे करंट अकाउंट में वो किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो होपफुली द सेक्टर आउटलुक सेक्टर की बड़ी पॉजिटिव है, और सिमेट्री में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इट वुड मीन कि यहाँ से इंशाल्लाह ये परफॉर्म कर सकती है। तो होपफुली आपके जो टेक्निकल टारगेट्स हैं इंशाल्लाह वो मीट होंगे। चलें जी, आज के शो को रैप अप करते हैं, कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल हमारा क्या स्टांस है। पहले हमने जो इंडेक्स को एनालाइज किया, इंडेक्स पे जो पॉइंट्स टेबल पे हमारे पास पॉइंट्स हैं वो बुलिश हैं। ओवरऑल बुल्स का वेटेज ज्यादा है, सो इंडेक्स पे वी आर स्टिल बुलिश।
टॉप पिक्स में हमने आईएसएल को और गरीबवाल सीमेंट को डिस्कस किया। इसकी ट्रेड कॉल्स हमने आपके साथ शेयर की जो हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में शेयर की थी। रूमर्स के अंदर हमने एचबीएल ग्रोथ फंड और सिमेट्री का जिक्र किया और इन दोनों की भी ट्रेड कॉल हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में शेयर की थी लास्ट डेज में, और वो हमने आपको दिखाई और उसके पीछे क्या लॉजिक थी, क्या रीजंस थे, वो भी हमने आपको बताए। चलें यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा।